228 हो जाता है। फिर देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन 287 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्लोरीन माइनस बना लेता है, 288 हो जाता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है। फिर ये Na+Cl- कंबाइन करके NaCl मॉलिक्यूल्स बना देता है ना। तो एक तो अपना सिंपल सिंपल अप्रोच है, ठीक, जो कि आप 9th-10th में, आई होप इतना तो एनिक बॉन्डिंग आप 9th-10th में ही पढ़े होंगे, करेक्ट? नहीं? यस सर। तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट होने लगे तो बताइएगा। The force which binds the constituent atoms or ions in the molecule called chemical bonding. The force which binds constituent atoms or ions in the molecules called chemical bonding. एक अनस्टेबल एटम है ए, दूसरा एटम है बी का, एलिमेंट बी का एटम है, ये दोनों अनस्टेबल है। जब ये कंबाइन करता है तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है ए बी। अब अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल से स्टेबल के तरफ जा रहा है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी गेन होगा? बोलिए। रिलीज होगा सर, रिलीज होगा। और वो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होता है सर? एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। मींस ये जो अनस्टेबल स्पीसीज है उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ए बी जो कंपाउंड बन रहा है उसकी टोटल एनर्जी, इसके बीच का जो गैप है ना सर, वही एनर्जी रिलीज होता है। तो मीन्स ये हुआ कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का जो मेन पर्पस है वो अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन जहां भी होगा एनर्जी रिलीज होगा। The force which binds the constituent atoms or ions in the molecules called chemical bond. A एक अनस्टेबल इंडिविजुअल एटम्स है, B एक अनस्टेबल इंडिविजुअल एटम्स है, दोनों कंबाइन करके कोई मॉलिक्यूल्स बना रहा है, स्टेबल ए बी मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ये कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा सर। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर हम बोले, डेल्टा एच ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम बोले, केमिकल कॉम्बिनेशन अगर हम बोले, तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक होंगे सर। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा सर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच निगेटिव होता है, चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव होता है। प्लस में लिखते हैं हम कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हुआ है। आता है बात समझ में? सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए फटाफट लिखिए इसको। फिर हम लोग देखते हैं कि सर अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो एक तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच है क्लासिफिकेशन का, कि केमिकल बॉन्ड को आप क्लासिफाई करिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग और नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग। कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? तो इसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, गेन होता है, शेयरिंग होता है। तो अगर किसी एटम्स का वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग, कन्वेंशनल तरीका से केमिकल बॉन्डिंग बना रहा है। लेकिन ऐसे केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन नहीं होता है, प्योरली फिजिकल टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड सुने होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सुने होंगे आप। तो ये सब जो इंटरेक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजेक्शन नहीं होती है वहां पे, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ पार्शियल चार्ज सेपरेशन, इसके वजह से मॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है। तो ये इस तरह का जो बाइंडिंग है वो केमिकल बॉन्डिंग, कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग में नहीं आता है, नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग में आता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन का तरीका है। फिर आप कन्वेंशनल में जाते हैं तो आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तो ये सब कन्वेंशनल में हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, ये सब नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है, या नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है। हम बोल रहे हैं कि सर अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये और बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, तो आपको ये नहीं लगता कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा
उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मॉलिक्यूल्स जो बनेगा वो उतना ही स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल मॉलिक्यूल्स होगा उतना हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। क्या बोलते हो? Yes, sir. प्रोडक्ट जितना स्टेबल उतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। तो क्या हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड के बेसिस पे भी बॉन्ड को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? तो हम पहले लिखे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देखिए आप जब भी नरेंद्र अवस्थी पलटेंगे तो वहां पे इस पे बेस्ट ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा कि ए है, बी है, और दोनों कंबाइन करने के बाद 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। बताइए किस टाइप की बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ना? फलाना ढिमकाना बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आप सोचेंगे सर इसमें क्या रिलेशन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का क्या रिलेशन, राइट? तो इसका आंसर आपको अभी मिल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, केमिकल बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स: conventional chemical bonding, non-conventional chemical bonding and van der Waals force of attraction। van der Waals force of attraction सबसे वीक होता है। नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इस टाइप के जो इंटरेक्शंस हैं वो इंटरमीडिएट होता है। और जो कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग होता है जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है कि कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगा। तो अगर किसी भी सिस्टम का बॉन्ड फॉर्मेशन का इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड कैसा बन रहा है? कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये डेल्टा एच 40 और 8 किलो जूल पर मोल के बीच में लाई करता है कहीं तो वो नॉन कन्वेंशनल बॉन्ड का पार्ट है। और अगर 8 किलो जूल पर मोल से भी कम एनर्जी रिलीज होता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि उसके बीच, उस स्पीसीज के बीच वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या आपको बेसिस समझ में आ रहा है कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, क्यों हुआ है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग में हम लिखे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट ऑब्लिक आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो हमारा नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्ड है उसमें लिखे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो तो वैन डर वाल्स फोर्स सेपरेट है ही, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं जनरली ये सारे नॉन कन्वेंशनल और वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होते हैं ये। तो सर इस केस में जो है वो इंथैल्पी चेंज जो होता है वो लो होता है। क्लियर है? यस सर। लिख डालिए फटाफट। तो थोड़ा सा इनिशियली आपको ये अप्रोच थोड़ा टफ लगेगा, बट अगर कुछ हम लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप फेथ रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको दिखेगा डायरेक्टली बुक में। अगर आप रेफरेंस बुक अभी बनाएंगे या ऐसे अच्छे पब्लिकेशंस का बुक बनाइएगा तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिजूल की चीजें नहीं लिखी गई है ना? जनरली एनसीईआरटी के गो थ्रू होंगे तो ये सब चीजें आपको दर्शन भी नहीं होगा। अच्छे से नोट्स बनाइए। केमिकल बॉन्डिंग जब एंड होगा तो आपको जितने सारे क्वेश्चंस थे कि ये स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी बचा हुआ है। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है और क्यों बोलते हैं कि ये एटम यही अटैच होगा, स्ट्रेट ही होगा, ऐसा ही होगा। तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर शायद इस चैप्टर के एंड तक मिल जाएगा आपको। On the basis of amount of energy released, chemical bond are of 3 types: conventional chemical bonding, non-conventional chemical bonding, van der Waals force of attraction। हमने एनर्जी रिलीज के बिहाफ पे किया है। सो डेल्टा एच का वैल्यू अगर 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तो वो कन्वेंशनल बॉन्डिंग है। अगर 8 से 40 के बीच में है तो नॉन कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग है। ऑफ अट्रैक्शन है। हम आपको बताएं कि जो अपना क्लासिफिकेशन है उसमें कन्वेंशनल क्या मतलब है बताइए। बात तो वही चीजें है, सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता बॉन्ड फॉर्मेशन में।
तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो बात वही है, बस लैंग्वेज अलग है। आप एनर्जी बेसिस बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि सर कन्वेंशनल केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलेंगे, जिसमें एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन। कन्वेंशनल किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो प्योरली फिजिकल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन या समथिंग ड्यू टू मास, बाय वर्च्यू ऑफ मास एवरीथिंग अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो इस तरह की फोर्सेज के वजह से इंटरेक्शंस होता है सर, तो वो नॉन कन्वेंशनल है। क्या राइट डाउन हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Done. डन। चलिए, तो हम लोग कन्वेंशनल और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से चलते हैं। पहला जो अपना कन्वेंशनल का पार्ट था वो था इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या, बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा सर तो उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और आयंस क्या होता है, आयंस होता है दो टाइप के, केटायन और एनायन। केटायन होता है पॉजिटिव चार्ज आयन और एनायन होता है नेगेटिव चार्ज आयन। कोई तकलीफ नहीं, बोलिए। केटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन, और एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन। सो बॉन्ड बिटवीन आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस और इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्सटेंस। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होता है, मेटल होता है। इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन होता है, नॉन मेटल होता है। सो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप अगर चाहें तो केमिकल बॉन्डिंग को ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते थे कि सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मिलता है तो कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ओके, आयनिक बॉन्ड बनता है। सर अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मिलता है तो कैसा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या, मेटल मेटल। मतलब ये कि सर जो आयरन का रड है कितना स्ट्रांग होता है, टफ होता है, तो वो तो मेटल ही है ना सर। आयरन के साथ तो कुछ मिला नहीं रहता है। हाँ, इम्प्योरिटीज ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए आप अलग अलग अमाउंट में कुछ और भी चीजें मिलाते हैं, उसमें अलग चीज है। बट अगर प्योरली आयरन का रड भी बोला जाए तो प्योरली आयरन भी एज ए स्ट्रॉन्ग ही होता है और काफी टफ होता है, हार्ड होता है। तो सर ये प्योर आयरन के जो एटम्स हैं वो आयरन के रड में किस फोर्स से बाइंडेड रहते हैं, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं। और अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा सर, तो दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो क्या ये भी तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन का, क्या बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखिए चीजों को, ऐसे नहीं कि मतलब हम इस अप्रोच को लेके चल रहे हैं तो अब हमें अगर नया अप्रोच ये दिखा दिया गया कि सर देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव ये वो, तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो भरा ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। समझेंगे? सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। सर मान लीजिए ए एक एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, वो वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो उस पर कितना चार्ज आएगा, ए वाई प्लस चार्ज आएगा। अगर कोई बी एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मान लीजिए एक्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जरूरी नहीं है ना कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो, ऐसा नहीं होता है। होता है कुछ केसेस में, जैसे सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं तो ये एक लूज करता है एक गेन करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोडियम सल्फेट बना रहे हैं तो, या फिर अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं तो, सल्फेट आयन में आप मत जाइए, चलिए फिलहाल। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं तो ये दो लूज करता है, ये एक ही गेन करता है। तो इसीलिए क्लोरीन के कितने एटम चाहिए, दो चाहिए, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 होता है। समझ रहे? तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि जो मेटल होंगे सर वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल की भी वही कैपेसिटी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए बी के एक एटम जो है वो एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बी पे चार्ज कितना आएगा, एक्स माइनस चार्ज आएगा। अब अगर इस दोनों को हम कंबाइन कर दे, इस दोनों इक्वेशन को, तो हम कंबाइन ऐसे करते हैं, ये चीजें आप ऐड करने के लिए 9th 10th में सीखे होंगे कि दो इक्वेशन को कैसे ऐड किया जाता है। तो ऐसे ऐड करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला टर्म होता है ये फाइनल इक्वेशन में नहीं होना चाहिए,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए करना पड़ेगा कि पहले इक्वेशन को x से और दूसरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर भी एक्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में होगा, आप उसको कैंसिल कर दीजिए और फिर आपको इक्वेशन में वो इलेक्ट्रॉन वाले टर्म गायब हो जाएंगे। अरे बात समझ में आता है नहीं आता है, बोलिए। Yes, sir. क्लियर है चीजें? तो सर हमने इसको x से इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया एक्स ए प्लस वाई बी, इलेक्ट्रॉन वाला टर्म कैंसल, लेफ्ट साइड में एक्स ए प्लस वाई बी, राइट साइड में क्या आया, तो राइट साइड में आया एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, राइट, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब सर ये जो आयंस बने हैं एक्स ए वाई प्लस और वाई बी एक्स प्लस एक्स माइनस, इसको हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ए एक्स बी वाई लिखते हैं। अच्छा, ए एक्स बी वाई लिखते हैं, बिल्कुल। तो क्या ए पे जो वाई प्लस चार्ज है और बी पे जो एक्स माइनस चार्ज है वो कंपाउंड में नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते? एमजी पे 2 प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, 2 क्लोरीन चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, एमजी लिखते हैं और Cl2 लिखते हैं ना। तो क्या Mg पे 2 प्लस हम जब कंपाउंड लिखते हैं तो उस पे हम उसका चार्ज दिखाते हैं क्या? नो सर। नो सर। तो ये हाँ, सर। कन्वेंशन नहीं है सर, एनी कंपाउंड को लिखने का ये कन्वेंशन नहीं है। तो कन्वेंशन क्या है, चार्ज गायब हो जाता है और नंबर ऑफ आयंस उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे ए वाई प्लस आयंस कितने चाहिए, एक्स चाहिए, और बी एक्स माइनस आयन कितने चाहिए, वाई नंबर ऑफ बी एक्स माइनस चाहिए, तब दोनों मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। तो हमने लिखा ए एक्स और बी वाई। अभी आप एक कॉन्सेप्ट और चेंज हो गया आपका, हम लोग बातें वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम लोग जब आयनिक कंपाउंड जब आप सॉल्ट बनाना सीखे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि देखो ये Mg2 प्लस है और ये Cl माइनस है, दोनों को हम लोग जयमाला करवा देते थे। Mg जो है अपना माला क्लोरीन को दे देता था और Cl अपना माला इसको दे देता था, और आप बोलते थे Mg1Cl2 और फॉर्मूला हो जाता था MgCl2। क्या आप ऐसे ही सीखे हैं? Yes, Yes, sir. sir. बोलिए, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही सीखे हैं फॉर्मूला बनाना। अब मैं आपको यही बात मैं जो बोल रहा हूँ अभी आयनिक कंपाउंड के टाइम पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अभी इस कंपाउंड में अगर आपको पूछा जाए कि ये 2 क्या है, Cl के जगह पे जो 2 लिखे हैं ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये मैग्नीशियम की वैलेंसी है, यही बोलेंगे ना, Yes, sir. जो ट्रांसफर होकर क्लोरीन पे आया है, और Mg1 है जो क्लोरीन की वैलेंसी है जो ट्रांसफर होकर के मैग्नीशियम पे आया है, करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये क्लोरीन के नीचे जो सबस्क्रिप्ट में हम 2 लिखे हैं ना, दैट इज नॉट द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैं बोल रहा हूं इट इज द नंबर ऑफ क्लोरीन व्हिच रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 आयन ऑफ मैग्नीशियम। ये क्लोरीन के नंबर को दिखाते हैं, चार्ज तो हम लिखते ही नहीं है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये जो हम AX लिखे हैं, दिस AX, X को आप 2 बातें बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं X B का चार्ज है सर, B के ऊपर की चार्ज है, B की वैलेंसी है सर। हम बोल रहे हैं कि X जो है वो नंबर ऑफ A है which required to form neutral compound। ये Y जो है वो नंबर ऑफ B के आयंस हैं। कोई गलत बोल रहे हैं क्या? No, sir. बोलिए, No, sir. बोल सकते हैं ना? No, sir. तो चीजें वही है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम वैलेंसी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सर एक मैग्नीशियम, चूंकि मैग्नीशियम 2 प्लस फॉर्म करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कैपेसिटी रखता है। क्लोरीन का एटम एक ही आयन बनाता है Cl माइनस, एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो क्लोरीन का 2 एटम चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो इसीलिए हम इसका फॉर्मूला जो लिखते हैं वो MgCl2 लिखते हैं। ईच मैग्नीशियम एटम रिक्वायर्स 2 क्लोरीन एटम टू फॉर्म each magnesium ions require 2 chlorine ion to form neutral molecules, और molecules तो neutral होता ही है। तो हम उस 2 को मैग्नीशियम की वैलेंसी ना बोल के हम आपको बोल रहे हैं कि वो 2 क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन आयन है। तो सर ये x is the number of A Y plus and Y is the number of B X minus। तो आपको इससे कंपाउंड बनाना, और अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कंपाउंड को आयन में डिसोसिएट करना, तोड़ना, ये दोनों चीजें आपको आना चाहिए। सर अगर कहीं लिखा हुआ है AMBN तो इसका आयनिक फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपको आना चाहिए कि इसका मतलब है सर
AN+ आयन है इसमें और BM+ आयन है सर। कितने नंबर में? तो M नंबर में AN+ और सॉरी माइनस होगा ना, और N ऑफ BM- ये आयन है सर। अच्छा, टोटल चार्ज आप गिनिए सर। A पे कितना पॉजिटिव चार्ज? तो M × N। अब B पे कितना निगेटिव चार्ज? तो M × N। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल, मतलब मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल। तो क्या आपको किसी फॉर्मूला को देख करके उसके आयनिक फॉर्म लिखना समझ में आया? ये M जो है ये A का नंबर है और A पे चार्ज कितना है? N+, MAN+, NBM-। क्या आपको ये लिखना आया? यस सर। Yes, sir. इससे, और अगर कहीं पे हमें MAN+ और NBM- दिया हुआ है तो हम क्या इससे आयनिक कंपाउंड लिख सकते हैं? AMBN। तो हम आयन से कंपाउंड और कंपाउंड देख करके आयंस लिख सकते हैं। चलिए, सो सर क्या हुआ कि सेपरेटली A के आयंस बने, B के आयंस बने, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने में हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ा होगा सर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा सर, दोनों आयंस बन गए होंगे सर। पता नहीं ओवरऑल गेन हो रहा है या ओवरऑल लॉस हो रहा है। लेकिन जब ये A और B आइसोलेटेड आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड बनेगा। अब जब ये बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम पे कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है और दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये जो आयनिक कंपाउंड AXBY बना है, इसमें बॉन्डिंग के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा, देखिए 3 टाइप की एनर्जी हो रहा है ना। A से Y अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर है बात? एटम को आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, एनायन बनाने के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए में एनर्जी रिलीज होता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी गेन होता है। सो ओवरऑल एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन का अगर हमें डेटा गिवन है तो उस बिहाफ पे हम ये बोल पाएंगे कि ओवरऑल एनर्जी लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। लेकिन फाइनली जब दोनों आयन बन गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी और दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। ये जो आयन का लैटिस बनाता है, ये आयन का क्रिस्टल लैटिस बनाता है, उस बॉन्ड फॉर्म, उस फॉर्मेशन में, उस लैटिस के फॉर्मेशन में जितना एनर्जी रिलीज होता है वो लैटिस एनर्जी है। हम आगे लैटिस एनर्जी को डिफाइन करेंगे, बस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये लैटिस को फॉर्म करने में जो एनर्जी रिलीज होता है वो लैटिस एनर्जी है। कितना लैटिस, कितना अमाउंट में लैटिस, 1 मोल लैटिस के फॉर्मेशन में होता है, तो वो जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन हम आगे करते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि ये लैटिस एनर्जी जो टर्म लिखा हुआ है उसका मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया? कुछ अमाउंट में एनर्जी यहाँ होगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी यहाँ होगा, लूज या गेन जो भी हो, सम अप करेंगे तो एनर्जी ये आएगा। और जब ये दोनों आयन आपस में कोलाइड करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी कुछ रिलीज होगा, वो लैटिस एनर्जी होगा। लैटिस एनर्जी हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। लैटिस एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना। और लैटिस एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इस कंपाउंड को आयंस में तोड़ने के लिए, मतलब जितना एनर्जी रिलीज हुआ बनने में, कंपाउंड बनने में, उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट में एनर्जी अगर हम सप्लाई कर दे बाहर से तो ये फिर से आयन में टूट जाएंगे। क्या बोलते हो? सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? बोलो। Yes, sir. Na+ बनाया, Cl- बनाया, दोनों आपस में एक साथ आया और NaCl कंपाउंड बना दिया, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो गया। इतना ही एनर्जी अगर इसको फिर से दे तो फिर से ये टूट जाएगा आयन में। क्लियर? तो अगर आप Yes, sir. एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं किसी कंपाउंड को उसके आइसोलेटेड गैसियस आयंस में ब्रेक होने के लिए, तो उसको हम लैटिस एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। और अगर आप आयंस फॉर्मेशन, आयन के बाद अगर आप कंपाउंड बनने के लिए, एक मोल कंपाउंड बना है उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको लैटिस एनर्जी, उस लैटिस एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, तो दैट इज लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, दोनों अमाउंट में तो सेम होते हैं, मैथमेटिकली जो नंबर होता है, अमाउंट होता है, वो तो सेम होता है, बट लिटरल मीनिंग जस्ट उल्टा है। क्लियर है बात? तो ये है अपना Yes, sir. जनरल आयनिक इक्वेशन के बारे में, जनरल आयनिक कंपाउंड के बारे में ये चीजें आया सर। ठीक है सर, हम बढ़ते हैं आगे। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, हेडिंग डालिए।
कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। और आप मुझे बताइए कि यहाँ जो हम तीन चीज के बारे में बताए आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी, तो एक आयनिक कंपाउंड के बनने के लिए इस तीनों के बारे में क्या कंडीशन होना चाहिए? कोई बताएगा? एनीवन हैव एनी आइडिया? आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए बेस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए सर? जल्दी बोलो। स्कूल में ये टॉपिक कवर हुआ है नहीं हुआ है? नो सर। नो सर, किसी के स्कूल में नहीं हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? नो सर। नो सर। अरे बाप रे, मतलब थर्मो पढ़ा गए, यानी कि इक्विलिब्रियम पढ़ा गए और सब पढ़ा गए बिना बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के। वेरी गुड, मुबारक हो आपको। सो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आप कंडीशन को डिसाइड करने के लिए दिमाग में क्या बात रखेंगे पता है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना सर, उतनी अच्छी बात होगी, उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा। सही बोल रहे हैं हम? तो ये कैसे होगा? तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, किसी एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो एनर्जी हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो एनर्जी रिलीज्ड है। और लैटिस एनर्जी जो है वो भी आप बोले कि एनर्जी रिलीज है। तो जो रिलीज्ड एनर्जी है उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और जो अब्सॉर्ब्ड एनर्जी है उसका अमाउंट कम होना चाहिए। तो ओवरऑल हमको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज्ड मिलेगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज्ड मिलेगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का अच्छा कंडीशन है। अच्छा, तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, electron affinity of non-metal should be high, lattice energy of compound should be high. These are the condition for formation of ionic compound. समझ में आया किसी को? नहीं आया? ऊपर से चला गया? नहीं आया समझ सर में? और एक बार बोलो। और एक बार फिर से बोलिए। बता दीजिए सर। आपको पहली बार बोले हम कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी जितना रिलीज होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो मतलब जहाँ पे जो जो हम कंपोनेंट पढ़े हैं एनर्जी के, उस कंपोनेंट के साथ ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि ओवरऑल एनर्जी हमें रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो। लैटिस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन होता है जो हमें बाहर से देना पड़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड बनने की टेंडेंसी उतनी अच्छी होगी। नहीं आया बात समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एनसीईआरटी में आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। केटायन कौन बनाता है? मेटल बनाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? मेटल का होता है। तो आप मेटल ऐसा सेलेक्ट करिए सर जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो, तो वो आसानी से आयोनाइज हो जाएगा, केटायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी है। नॉन मेटल आप ऐसा लीजिए सर जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा, बहुत ही स्टेबल आयंस बनेंगे। और जब ये दोनों आयन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो जितना टाइट बॉन्ड बनेगा इस दोनों आयन के बीच, उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। तो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड शुड बी है। These are the best condition for formation of what? आयनिक कंपाउंड। क्या तीनों कंडीशन समझ में आया या नहीं आया? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आया या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब अगर समझ में नहीं आया ना तो मतलब घोड़ा बेच के सो रहे हो तुम लोग, पढ़ नहीं रहे। क्या बताएंगे यार इससे ज्यादा? क्या इसको मतलब डिपेंड करने के बाद भी अगर आप ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप अटेंटिव नहीं है, क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ज्वाइन करके और क्या कर रहे हैं? ड्रामा। तो ड्रामा मत करिए, थोड़ा सा एक्टिवली सुनिए, दिमाग को चलाइए। तीनों कंडीशन ओके है?
ये सारी बातें क्लास के जस्ट बाद आपको रिवीजन करना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो का क्या मतलब हुआ, क्यों लो होना चाहिए, उससे क्या होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेटल शुड बी हाई क्यों होगा, लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्यों हाई होना चाहिए, जितना हाई लैटिस एनर्जी होगा दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज द बेटर कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक। समझ में आ रही है बात, बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए मैं आपको लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन यहाँ बताया हूँ। लैटिस एनर्जी नया टर्म्स था, मैंने डिफिनेशन लिखा, क्या लिखा कि लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, ये डिसोसिएशन है, फॉर्मेशन नहीं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक एक वर्ड समझ लो, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू किसमें, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। मतलब ये कि NaCl अगर कोई लैटिस है, एनी कंपाउंड है, तो ये तो सॉलिड स्टेट में होता है, NaCl तो सॉलिड होता है। तो इस 1 मोल NaCl को कंप्लीटली तोड़ के Na प्लस गैसियस आयन और 1 मोल Na प्लस गैसियस आयन और 1 मोल Cl माइनस गैसियस आयन में तोड़ने में जितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इसको जितना एनर्जी देना पड़ेगा हमें इस फॉर्म में लाने में 1 मोल कंपाउंड को, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। आपको हम बताए थे अभी कि लैटिस एनर्जी ऑफ एसोसिएशन या लैटिस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन या लैटिस एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के बराबर ही होगा, इक्वल होगा। बस फर्क क्या होगा डेफिनेशन में, फर्क होगा कि सर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during the formation of 1 mole of ionic compound from their constituent gaseous ion is called lattice energy of formation, lattice energy of bond formation। क्या दोनों बात समझ में आया, नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया। लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का जस्ट उल्टा लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहेगा दोनों में। तो फटाफट पहले आप लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लिख लीजिए। अगर आपको लगे कि लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आपको लिखना चाहिए तो मैं आपको लिखा देता हूँ डेफिनेशन। हालांकि आपको समझ में अगर आया होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं खुद से, और समझ में नहीं आया होगा तो हम लिखवा भी देंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो गया कंप्लीट। amount of energy required to dissociate 1 mole of ionic compound into constituent Yes, gases sir. is called lattice energy of dissociation। Yes, sir. तो क्या आप लोग लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी लिखेंगे क्या? मैं बोलता हूं आप आराम से सुनिए। लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, नॉट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, रिक्वायर्ड के जगह पे रिलीज, टू फॉर्म, डिसोसिएट के जगह पे फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम, इनटू के जगह पे फ्रॉम, constituent gaseous ions called lattice energy of formation। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो Yes, चाहते हैं sir. लिखना तो आप लिख लीजिए वहीं पे। lattice energy of formation it is the amount of energy released to form, to dissociate नहीं, to form 1 mole of ionic compound from constituent gaseous ions called lattice energy of formation। लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड को उतना एनर्जी दे दीजिए वो टूट जाएगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा उतना एनर्जी रिलीज। फटाफट कीजिए। अरे क्या हो रहा है, दो पार्टिसिपेंट जो है बाहर चले गए, क्या क्या? और जो भी क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है, अगर आपको लगता है कि ये पूछा जा सकता है तो ये अगर पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, तो वो आंसर आप उस बॉर्डर लाइन पे लिखते हैं और रिवीजन के टाइम पे वही पढ़ा जाता है।
इतना टाइम नहीं होता रिवीजन के टाइम पे कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, तो उसका जो भी कंसाइज फॉर्म होता है वो पढ़ा जाता है और वो चीजें बॉर्डर लाइन पे लिखी होनी चाहिए। आता है बात समझ में? थोड़ा Yes, मेहनत sir. का काम है बट करेंगे Yes, तो हो sir. जाएगा, और अभी से करेंगे तो आराम से होगा। थोड़ा मेहनत है बट करिए। एनसीईआरटी को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसको देखिएगा, उसमें बहुत हम जितना आपको आयनिक बॉन्ड में पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत कम आयनिक बॉन्ड दिया होगा, तो आपको आराम से तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसको पढ़ के बॉर्डर पे उसका सिनॉप्सिस लिख के नोट पढ़ के कंप्लीट कर देना है। चलिए हमने लैटिस एनर्जी डिस्कस किया, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किस किस बात पे डिपेंड करता है, कब लैटिस एनर्जी हाई होगा, कब लैटिस एनर्जी लो होगा, किस कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी हाई होगा, किसके लिए लो होगा। तो लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सर? तो पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड व्हाट इज दिस आर? आर इज इंटरआयनिक डिस्टेंस, मतलब केटायन और एनायन के बीच के का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, दैट इज आर, एडिशन ऑफ दैट डिस्टेंस इज आर। इंटरआयनिक डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात सही है। अरे ये ए आयन है और ये बी आयन है, मान लो वैसा आप मान लो आप ये ए के आयन है और ये बी के आयन, तो ये जितना स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा उतना एक दूसरे के पास होगा, है कि नहीं? लूजली बॉन्डेड होगा तो दूर दूर होगा। तो भाई इंटरआयनिक डिस्टेंस जितना कम, इसका मतलब उतना टाइटली बॉन्ड, तो उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज किया होगा। तो मतलब आर कम तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, आर ज्यादा तो कम। अरे आता है समझ में? लैटिस एनर्जी इज Yes, इनवर्सली sir. प्रोपोर्शनल टू आर, Yes, व्हाट इज sir. आर? आर इज इंटरआयनिक डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. समझ में Yes, आया. sir. कौन बोला आया. नो? नो सर बोला कोई? नंदिता? Yes, sir. बोले sir. अच्छा यस सर बोले, ओके। तो पहला फैक्टर हो गया लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज आर प्लस प्लस आर माइनस इंटरआयनिक डिस्टेंस। दूसरी बात है लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। ये जो देख रहे हैं आप Z प्लस Z माइनस, इसका मतलब है चार्ज ऑन केटायन और एनायन। अच्छा ये क्या मतलब हुआ सर? ये मतलब है कि सर ये जो केटायन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा और जो एनायन होता है उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा। अरे ये कैसे सर? अरे सर F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं पढ़े थे क्या? पढ़े थे कि नहीं? अरे Yes, तो ये sir. Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यार। जितना ज्यादा ये अपोजिट चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन दोनों का चार्ज ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। किसी एक का चार्ज ज्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो चार्ज केटायन पे हो चाहे एनायन पे हो, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा। आता है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यार ये जो अभी पार्टिसिपेंट देखो 22 हो गया। Yes, जो लोग ये क्लास में इन आउट कर रहे हैं वो मुझे बताएंगे रीजन क्या है, थोड़ा जस्टिफाई करेंगे कि इन आउट करने का वजह क्या है? एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम देने के लिए क्लास के बीच में चले जाते हैं? सर स्कूल का एग्जाम देना था सर, गए नहीं, अभी आए हैं। तो अभी इसी टाइम पे चल रहा है? यस सर, 4 to 4:30। अरे तो फिर क्लास कर क्यों रहे हो फिर? एग्जाम तो ये तो बढ़िया एग्जाम दे रहे हो यार तुम। क्लास भी कर रहा है, एग्जाम भी दे रहा है। फिर अभी आए हैं, एग्जाम खत्म हो गया। ओह माय गॉड, वेरी सर आज का एफिशिएंट। नोट्स थोड़ा दिखा देंगे। अच्छा ये चक्कर है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो लैटिस एनर्जी का ये दो फैक्टर हमने लिखा, एग्जांपल हम लिख रहे हैं। देखो NaCl और KCl, लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है कि NaCl का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा या KCl का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। हम क्या फैक्टर देखेंगे सर? Na पे भी, सोडियम पे भी 1 प्लस चार्ज, Cl तो दोनों में फिक्स ही है सर, और पोटेशियम पे भी 1 प्लस चार्ज और Cl पे माइनस।
तो मतलब चार्ज वाली क्राइटेरिया तो दोनों में सेम है, तो लैटिस एनर्जी हम किस पे कंपेयर करें? इंटरआयनिक डिस्टेंस पे जाइए ना यार। केटायन यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, तो KCl का लैटिस एनर्जी कम होगा। हमने कौन सा फैक्टर कंपेयर किया? साइज का फैक्टर हमने कंपेयर किया, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा साइज। NaCl इज ग्रेटर देन KCl, फैक्टर क्या है? साइज। अच्छा, NaCl MgO में फैक्टर क्या? देखिए NaCl और MgO ये दोनों एनिक कंपाउंड है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कि एनिक कंपाउंड कैसे है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बाद में एग्जांपल के टाइम याद दिलाइएगा। मैं आपको बोला हूं 282 होता है मैग्नीशियम, और 2 और 6 ये होता है ऑक्सीजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 28 बन जाता है आर्गन के जैसा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये 28 बन जाता है आर्गन के जैसा, नहीं नियन के जैसा, सॉरी R2+ नियन होता है। तो ये बनाता है Mg2+ और ये बनाता है O2-। दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, MgO बन जाता है। समझ रहे बात? तो सर ऐसे बन रहे हैं। अब हमें पता करना है कि इसमें लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा किसका कम। तो चलिए पहले हम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। तो Na पे एक चार्ज केटायन पे, एक चार्ज एनायन पे, यहाँ पे 2 चार्ज केटायन पे, 2 चार्ज एनायन पे, कौन सा ज्यादा है? हैवी। ये ज्यादा हैवी है, तो मतलब सर इसका चार्ज ज्यादा है, मतलब लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा होना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज। अच्छा, साइज के बिहाफ पे चलते हैं। तो सर सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा होगा? अरे सर सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, तो सोडियम का साइज बड़ा। अच्छा, सोडियम का साइज बड़ा। और ऑक्सीजन और क्लोरीन में? अरे सर ऑक्सीजन में 2 ही सेल होता है, क्लोरीन में 3 सेल होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा। तो साइज के भी क्राइटेरिया में ये यही चीज रिजल्ट आता है सर। तो इसीलिए MgO का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा NaCl से। समझ रहे हैं कंपैरिजन कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। हमने CL ब्रैकेट और में O लिखा, का फिर से बताइए ना। अरे बाबा O होता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है यार, Cl होता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल रटे हैं कि नहीं रटे हैं? ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन होता है, क्लोरीन नीचे आता है, इसमें 3 सेल है, इसमें 2 सेल है, साइज किसका बड़ा होगा? बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज बड़ा होगा। ऑक्सीजन में 2 सेल है और क्लोरीन में 3 सेल है, सॉरी तो सर। ऑक्सीजन का साइज बड़ा है। CL। अरे यार, कौन सा नया बात बोल देते हो। चलो, इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल को ढंग से पढ़िए गाइस। केमिस्ट्री, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं। ये 3 चैप्टर अगर आपको अच्छे से पता है तो केमिस्ट्री समझ में आएगा। ये 3 चैप्टर गया हुआ है तो बस केमिस्ट्री गया हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो कहीं से भी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे आपको चीजें समझ में आएगी। ये नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आएगा कभी भी। इसी चैप्टर में जाएंगे, हर चैप्टर में दिक्कत होगी। समझ रहे हैं? तो इसको बढ़िया से पढ़िए। NaCl लेस देन MgO, साइज एंड चार्ज दोनों फैक्टर। चलिए देखिए आगे देखिए सर, NaCl और MgCl2 में कैसे कंपेयर करें? NaCl और MgCl2 में कैसे कंपेयर करें सर? सर अगर चार्ज का फैक्टर देखेंगे तो इस पे केटायन पे एक चार्ज, एनायन पे एक चार्ज, इस पे एनायन पे एक चार्ज, लेकिन केटायन पे 2 चार्ज। तो चार्ज के हिसाब से तो इसका लैटिस एनर्जी MgCl2 का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखेंगे सर, तो Na+ का साइज बड़ा है MgCl, तो साइज के हिसाब से इसका ज्यादा होना चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब जब ये कंट्राडिक्ट कर गया तो हम क्या करें? तो जब ये कंट्राडिक्ट करता है तो गाइस चार्ज को कंसीडर करते हैं, साइज को नहीं। चार्ज डोमिनेट ओवर साइज फैक्टर। सो NaCl और MgCl2 में हम चार्ज कंसीडर करेंगे। चार्ज एंड इफ साइज एंड चार्ज will if size and charge contradict each other, ये क्या हो गया? ये नहीं लिखा गया है। contradict, तो आप क्या करते हैं? चार्ज विल डोमिनेट, तो आप चार्ज फैक्टर को कंसीडर करते हैं, साइज को नहीं। और इसीलिए MgCl2 का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा NaCl से। बोलो तो कोई तकलीफ है इसमें? हिंदी बोलो तो। नो सर। एकदम 100% करेक्ट।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलिए sir. कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। इनडायरेक्ट मेथड, बॉर्न हैबर साइकिल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेस लॉ। अब ये चीजें थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं हेस लॉ? Yes, sir. हेस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल भी पढ़ा है क्या? No, sir. Only Hess law. ओनली हेस लॉ पढ़ा है। बॉर्न हैबर साइकिल और हेस लॉ ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पे लैटिस एनर्जी का डिस्कशन हुआ है, लैटिस एनर्जी का जिक्र हुआ है, तो लैटिस एनर्जी निकालने का एक तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड, कि आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कैसे निकाला जाए। तो सर जब NaCl बनता है ना, तो NaCl के बनने के सोडियम जो है वो मेटल है सर, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन जो है वो डायटोमिक गैस है, Cl2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये NaCl को मिला के Na एलिमेंट और Cl2 गैस को मिला करके जब हम NaCl बनाते हैं, तो इसमें मल्टीपल एनर्जी के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। तो ये जो मल्टीपल एनर्जी के कंपोनेंट है ना सर, इसके जो अलजेब्राइक सम होते हैं, अलजेब्राइक सम कहने का मतलब क्या होता है पता है? अलजेब्राइक सम कहने का मतलब होता है कि जो भी कंपोनेंट जिस साइन के साथ आ रहा है, मतलब कोई कंपोनेंट, कोई एनर्जी कंपोनेंट निगेटिव है तो एज ए निगेटिव रखिए, कोई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखिए। तो अलजेब्राइक सम का कहने का मतलब होता है कि किसी भी डेटा का साइन के साथ एकम्प्लिश कीजिए इक्वेशन को और ऐड कर दीजिए सबको, दैट इज अलजेब्राइक सम। तो अगर आप सारे एनर्जी कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम निकालेंगे ना, समझ रहे हैं, सारे एनर्जी कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम निकालेंगे, तो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का अलजेब्राइक सम निकालिए, या फिर डायरेक्टली Na एलिमेंट और Na सोडियम और क्लोरीन गैस से NaCl बना करके डायरेक्ट टोटल एनर्जी कैलकुलेट करिए। दोनों ही केस में एनर्जी सेम होता है। ये हेस लॉ का कहना है, हेस लॉ था कि द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और ऑफ एनी प्रोसेस रिमेन्स सेम whether the reaction takes place in single step or in many step। आप उसे एक एक इंडिविजुअल एनर्जी कंपोनेंट को ये एनालाइज करके आप अलजेब्रिक सम निकालिए, या डायरेक्ट उसका एक फाइनल एनर्जी निकाल लीजिए। दोनों ही केस में आपको एनर्जी वैल्यू सेम आने वाला है। हेस लॉ यही पढ़े थे, कुछ और पढ़ा था तुम लोग? No, sir. Same. नहीं, स्टेटमेंट तो अलग होगा ना यार, स्टेटमेंट सेम था क्या? No, sir. But the statement अच्छा, was total energy of a body remains conserved. थोड़ा जोर से। Sir, total energy, heat energy of a body remains conserved. अच्छा, ऐसे पढ़े थे। तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी हम बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट मेथड, बॉर्न हैबर साइकिल, हेस लॉ। हेस लॉ क्या है? द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और ऑफ एनी प्रोसेस रिमेन्स सेम whether the reaction takes place in single step or in many step। अब यहाँ तक लिखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या करना चाहता है। जल्दी जल्दी देखिए, मैं NaCl, बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ NaCl सॉलिड में दिखा रहा हूँ आपको, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक लिखिए, बताइए मुझे हो गया तो। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, हेस लॉ कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ? लिखिए रहे, लिखिए फटाफट लिखिए। Yes, sir. Written. डन। चलिए, बॉर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl सॉलिड मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाइएगा। NaCl के फॉर्मेशन में आपको क्या बोला था मैं? NaCl के फॉर्मेशन में सोडियम सॉलिड लेते हैं, क्लोरीन का गैस लेते हैं, 1 मोल सोडियम और हाफ मोल क्लोरीन गैस लेंगे सर, तो आपको NaCl2 लिखा हुआ है, 1 मोल NaCl बन जाएगा, 1 मोल NaCl बन जाएगा। अब या तो आप इसका प्रैक्टिकली डायरेक्ट डेल्टा HF निकाल लीजिए, या ये जो NaCl बन रहा है
उसमें जितने भी इंडिविजुअल एनर्जी कंपोनेंट यूज हुए हैं उस सब के एनर्जी कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम निकालिए। दोनों ही केस में ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन सेम ही आता है, दैट इज हेस लॉ। क्या बोला हेस लॉ कि द नेट इंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और ऑफ एनी प्रोसेस रिमेन्स सेम whether the reaction takes place in single step or in many step। चलते हैं चेक करते हैं। सर सोडियम सॉलिड को पहले आप गैस में कन्वर्ट करेंगे तो जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा दैट इज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस में आने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी। इस गैस को आयोनाइज करेंगे सोडियम प्लस में तो जो एनर्जी देना पड़ेगा दैट इज डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लोरीन हाफ मोल क्लोरीन गैस लेंगे आप, इस क्लोरीन गैस को पहले एटॉमिक फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा तो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा। तो हाफ मोल, एक मोल को तोड़ने में जितना डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा दैट इज डेल्टा एच डिसोसिएशन एनर्जी, तो उसका आधा लगेगा आधा मोल को तोड़ने में, तो हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। जब ये एटॉमिक गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा, तो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजी। और जब ये दोनों आयन एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है दैट इज डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी, तब बनता है NaCl। इस सारे एनर्जी कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम निकाल लीजिए सर, डेल्टा एच एफ के बराबर होगा सर। इसका मतलब हुआ कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। अब आपको ये इक्वेशन लिखने आ गया? अगर ये इक्वेशन लिखने आपको आ गया तो क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपको मिलेगा इससे वो ऐसे रहता है कि अगर किसी का डेल्टा एच एफ दिया हुआ है तो आपको लैटिस एनर्जी निकालना रहेगा, और अगर लैटिस एनर्जी दिया हुआ है तो डेल्टा एच एफ निकालना रहेगा। इसी दो पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और जितने एनर्जी कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सबका वैल्यू क्वेश्चन में दिया, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में आपको। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन सर पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एंडोथर्मिक। डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन पॉजिटिव, डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन पॉजिटिव, ये सब एनर्जी गेन है। डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फर्स्ट ये है या सेकंड ये है या सक्सेसिव ये है। और डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी ये तो निकालना रहता है लेकिन अगर दिया हुआ है तो नेगेटिव में लेंगे। और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन आपको एंथैल्पी और गेन और लॉस जो भी हो रहा है वो चीजें आएगा। तो ये होता है हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिखा गया है कि सर सिंगल स्टेप पे आप डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल लीजिए प्रैक्टिकली, या सारे इंडिविजुअल स्टेप का एनालिसिस करिए, सारे एनर्जी कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम निकाल लीजिए, डेल्टा एच एफ के ही बराबर आएगा, दैट इज हेस लॉ। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी बोलते हैं इसको, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक है ये। देखिए आराम से, बॉर्न हैबर साइकिल समझ में आया क्या? नहीं आया? यस सर। Yes, ये sir. जो लिखा गया है सारा इंडिविजुअल स्टेप इसी को बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल फॉर NaCl सॉलिड फॉर्मेशन। आप लोग फटाफट ये बॉर्न हैबर साइकिल लिख लीजिए। अपना टाइम कंप्लीट हो रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। हो गया है 52। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ऐसा करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, यहाँ से बॉर्न हैबर साइकिल का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन हो गया? ले लिए? यस सर। यस सर। और एक Yes, क्वेश्चन sir. लिख लीजिए कि बॉर्न हैबर साइकिल फॉर Al2O3 सॉलिड, ये आपको ट्राई करके आना है, ठीक है? रफली ट्राई करिएगा क्योंकि सही होने में थोड़ा चांसेस कम है इसका सही होने का, तो आप रफली ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे तो चेक कर लीजिएगा सही है गलत है क्या। बॉर्न हैबर साइकिल फॉर Al2O3 सॉलिड। और हाँ, अपना दिमाग यूज करिएगा, ऑनलाइन हेल्प मत लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करने वाले ही हैं। तो अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट अपना ब्रेन यूज करिएगा, अपना दिमाग यूज करिएगा। जितना आपको समझ में आया है उससे आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कितना आप गलत करते हैं कितना सही करते हैं, वो चीजें समझ में आएगी कि हाँ ये चीज हम मिस किए थे या कैसे हुआ था। तो इसीलिए ऑनलाइन हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए मिलते हैं मंडे को और बॉर्न हैबर साइकिल Al2O3 के लिए देखेंगे। सर हाँ सर बोलिए सर। सर आज का नोट्स किसी को भेज देना बोलिए ना ग्रुप। आज का नोट्स कौन लिखा है पूरा कंप्लीट बोलो, या आज भी गोली मार गया तुम लोग, गोलट मार गया? कौन लिखा है आज का Sir, कंप्लीट?